हेलो गाइस। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पार्टिकल फिज़िक्स की एक लेक्चर सीरीज़, जिसमें बेसिकली एक या दो ही लेक्चर होंगे। तो इसका मेन पर्पस है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं बना रहा हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नेट हो गया, गेट हो गया और बार्क हो गया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पार्टिकल फिज़िक्स आती है, पूछी जाती है। और सबसे बहुत ज़्यादा ये इजी टॉपिक है। मतलब क्या है कि जिन्होंने पढ़ी नहीं होती, कई बार वो घबरा जाते हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, कितने सारे पार्टिकल हैं, अलग अलग नाम हैं, कैसे सबको रटेंगे, क्या होगा। बट एक्चुअली पार्टिकल फ़िज़िक्स को अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ें तो ये बहुत इजी होती है और ये बहुत स्कोरिंग ईज़िली स्कोर कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो फर्दर और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे, अगर वो भी इसको देखेंगे तो भी बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार कुछ चीज़ों को थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं, थोड़ी इजी चीज़ से थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है चीज़ का, फिर उसके बाद अगर हम बुक पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो बुक पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फंडामेंटल फोर्सेस से। फंडामेंटल फोर्सेस तो सब जानते हैं कि चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स। तो ये चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं नेचर में, और ये चार ही हम जानते हैं, इसके अलावा आज तक कोई और फोर्स मिला नहीं। तो अगर हम नाम पे जाएं कि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, वीक को वीक क्यों बोलते हैं, तो जस्ट टू गिव अ रफ एस्टिमेशन मैं बता देता हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फोर्स को 1 मान लूँ, जस्ट मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में मैं बाकी तीनों की फोर्स बताऊंगा। तो ये 10⁻² के ऑर्डर का होगा इसके रिस्पेक्ट में, और जो वीक है वो 10⁻⁻² से 10⁻³ के ऑर्डर तक का होगा, और जो ग्रेविटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स होता है, वो 10⁻39 से 10⁻42 तक होता है। तो यही रीज़न है कि 4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है इन दोनों फोर्सेस के बीच में, और ये दोनों ही फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है और इसको वीक कहा जाता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये 4 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वीक होता है। और ग्रेविटेशन तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। स्टिल हम इतना ज़्यादा ग्रेविटी, हम कोई भी पेन को ड्रॉप करते हो तो तुरंत ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करती है, और अर्थ का मास बहुत 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 ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर पाते हैं। सो ये थे 4 फोर्स। अब मैं चलता हूँ, एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, मतलब इसके अंदर क्या है कि अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं स्पिन के बेस पे जो है अगर पार्टिकल्स को डिवाइड करूँ तो फर्मियंस जो हाफ इंटीजर स्पिन होते हैं, हाफ इंटीजर स्पिन से मतलब हाफ, 3/2 एक्सेट्रा। तो फर्मियंस, और हमारे पास होते हैं बोसॉन्स, इंटीग्रल स्पिन, ऐसे 0, 1 एक्सेट्रा, है ना। तो ये दो ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो हाफ इंटीजर होगा या इंटीजर होगा। तो फर्दर फर्मियंस के अंदर हम 2 कैटेगरीज होती है, लेप्टॉन्स जो स्पिन हाफ होते हैं, और लेप्टॉन्स जो है वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दो फोर्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा जो इसके अंदर आते हैं वो होते हैं बेरियंस। बोसॉन्स के अंदर जो आते हैं वो आते हैं मीसॉन्स, इंटीग्रल स्पिन वाले, और आते हैं फोटॉन
है ना। फोटोन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और Z0 W प्लस माइनस, ये दोनों बोसॉन्स जो होते हैं ये वीक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बेरियंस और मीजॉन्स, इन दोनों को कंबाइंडली कहा जाता है हेड्रॉन्स। ये पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक, ये इन तीनों फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम अभी इस क्लास जैसे जैसे मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस किसी चीज़ में। बहुत सिंपल है। अभी आप इसको एक ही काम करिए, इस डायग्राम को समझिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मैं फर्दर जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा तो ये बहुत काम आएगा। ओके, नेक्स्ट जो भी हमारा मैटर है ना, मैटर वो किससे मिलके बना है? फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल से। फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना। तो वो कौन कौन से पार्टिकल हैं? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्वार्क्स। तो क्वार्क्स में अप डाउन क्वार्क, चार्म और स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप और बॉटम क्वार्क। ये मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। ये जो ऊपर वाले हैं इनका जो चार्ज है वो है +2/3 ई जो है वो हमारा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो नीचे वाले हैं उनका चार्ज है -1/3 ई। ओके, और फिर मैं एंटी क्वार्क्स होते हैं हर पार्टिकल के लिए, एक इसका एंटी पार्टिकल है एंटी क्वार्क्स। तो एंटी क्वार्क्स जस्ट हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, U बार, D बार, C बार, S बार, T बार, B बार। ओके, और इनके लिए अपोजिट हो जाएगा, तो -2/3 इसका चार्ज होगा और +1/3 इसका चार्ज होगा। इसको जो कहते हैं ये होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्वार्क। ये जो है ये सेकंड जनरेशन है, और ये जो है ये थर्ड जनरेशन है। ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, ये पहले मतलब मिल गए थे सबको, और ये फिर बाद में, और फिर ये बाद में, तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन कह दिया। और ये सिमिलरली ये भी। ओके, तो एक तो इनसे बना है ना। दूसरा लैप्टॉन से। अभी आपका काम सिर्फ ये है कि आपको याद करना है। धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, एकदम क्लियरली आपको समझ आएगा, और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं टॉपिक्स को, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जाने की कोशिश नहीं करूँगा। जस्ट मेरा एम है अभी के लिए कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कर पाओ। तो ओके, लैपटॉन्स की मैं क्लासिफिकेशन अगर कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से बोल देते हैं, म्यूऑन और उसका न्यूट्रिनो, और टाउऑन और उसका न्यूट्रिनो, और फर्दर उसका एंटी पार्टिकल्स जिसको एंटी लैप्टॉन्स बोल सकते हैं। तो इसमें पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का, और यही म्यूऑन का एंटी पार्टिकल और उसका एंटी न्यूट्रिनो, और टाउऑन का एंटी पार्टिकल और उसका एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये जो भी है इनका चार्ज आपको यहाँ से सिंपल दिख रहा है कि -E है। ओके, और जितने भी क्या बोलते हैं न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं इनका चार्ज 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका चार्ज जो है वो +E है, एंटी पार्टिकल है, चार्ज अपोजिट हो जाएगा और इनका चार्ज 0 ही रहेगा। ओके, अब मैं क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ आगे। आप मैं इस पेज का जो है PDF बना के इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके साथ ही साथ जैसे मैं पेज पलट रहा हूँ तो आप रेफरेंस के लिए देख लेगा। ओके, नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा लैप्टॉन्स की। सबसे पहले जो मेरा डायग्राम था वहाँ पे उसमें मैंने लैप्टॉन से शुरू किया था। तो पहला जो है
टॉपिक वो है लैप्टॉन्स। तो लैप्टॉन्स मैंने आपको बताया था कि हाफ इंटीजर स्पिन वाले होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन वीक इंटरेक्शन। लैप्टॉन्स जो है वो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं वीक इंटरेक्शन में, है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस है और अगर उसमें हमें लैप्टॉन कोई दिख गया तो इट मीन्स कि वो क्या बोलते हैं, वीक प्रोसेस है, क्योंकि वो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं वीक प्रोसेस में। ओके, सेकंड, न्यूट्रिनोस present only in weak interaction। जो न्यूट्रिनोज हैं वो सिर्फ वीक इंटरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि जैसे ही हमें कोई न्यूट्रिनो दिख गया किसी रिएक्शन में तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो वीक इंटरेक्शन है। फर्स्ट वाले पॉइंट को मैं दोबारा बता दूंगा, मैंने एक्चुअली इसको गलत बता दिया। ऑलवेज का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब वो वीक इंटरेक्शन में तो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, बट मैंने बताया था आपको कि लैप्टॉन्स वीक और ईएम इन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लैप्टॉन्स का ही एक सब पार्ट था न्यूट्रिनो, बट न्यूट्रिनोस के अलावा जो लैप्टॉन्स थे जिनका चार्ज माइनस या प्लस था, लैप्टॉन्स एंटी लैप्टॉन्स, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन वीक इंटरेक्शन। मतलब वीक इंटरेक्शन में तो हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी एक वीक रिएक्शन होगी, सपोज़ करो आपको पहले से पता है कि एक वीक डिके है तो उसमें हमें लैप्टॉन्स हमेशा दिखेंगे। बट सपोज़ करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई प्रोसेस है, वहाँ पे हमें लैप्टॉन्स दिख गए तो इट मीन्स कि वहाँ पे भी पॉसिबल हो सकते हैं, बट हमें वीक में हो, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट वीक में हमेशा हमें जो है लैप्टॉन्स दिखेंगे। तो इसका ऑलवेज का मतलब ये, ऑलवेज और ऑनली में यहाँ पे डिफरेंस समझ लो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, मैं खुद अभी कंफ्यूज हो गया था। तो ऑलवेज का मतलब कि ये हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वीक कोई भी प्रोसेस होगी तो उसमें हमेशा हमें लैप्टॉन्स दिख जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते। बट जो न्यूट्रिनोज होते हैं, अगर वो हमें किसी भी प्रोसेस में दिख गया तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि वो एक वीक इंटरेक्शन है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप सोचना और इसको समझना। थर्ड पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, लैप्टॉन नंबर is separately conserved in weak interaction। इसका मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के बाद बताऊंगा कि ये सेपरेटली कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए मैं चौथा पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताई थी कि इनकी ये तीन तरह के होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे म्यूऑन हो गया, है ना, और उसका न्यूट्रिनो, और टाउऑन हो गया और उसका न्यूट्रिनो, है ना। तो जो भी लैप्टॉन्स होते हैं, है ना, सेपरेटली मतलब हर किसी के लिए अपना एक लैप्टॉन नंबर है। इसको हम Le से डिफ़ाइन कर देंगे जो होगा -1। ओके, इसको हम डिफ़ाइन कर देंगे Lmu से जो होगा -1, और इसको हम डिफ़ाइन कर देंगे, आई थिंक +1 होता है, हाँ ओके, +1 होता है लैप्टॉन्स के लिए, एंटी लैप्टॉन्स के लिए -1 होता है, और L टाउ जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1। तो यहाँ सेपरेटली मैं इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पे सेपरेटली का ये मतलब है कि ये तीनों लैप्टॉन नंबर्स जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये तीनों सेपरेटली कंजर्व होंगे उस प्रोसेस में जो वीक डिके से अलाउड होगी, यानी वीक प्रोसेस में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे पहले मैं बता देता हूँ इनका एंटी लैप्टॉन्स के लिए क्या होगा। ओके,
एंटी न्यूट्रिनो और टाउ 1 और उसका एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके लिए जो लेप्टॉन नंबर होगा वो -1 होगा, इसके लिए जो लेप्टॉन नंबर होगा वो -1 होगा, और इसके लिए टाउ 1 का लेप्टॉन जो नंबर होगा वो -1 होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1, सपोज़ करो कि कोई प्रोसेस गिवन है, तो मैं यहाँ से खुद से कोई प्रोसेस बना रहा हूँ और अगर वो अलाउड भी होगी तो डेट डजंट मीन कि वो फिज़िकली अलाउड है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कोई भी प्रोसेस बता रहा हूँ खुद से। तो सपोज़ करो कोई एंटी म्यूऑन है, वो एक पॉजिट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन के एंटी न्यूट्रिनो में डिके हो जाता है। तो हमें बताना है कि ये अलाउड है या अलाउड नहीं है। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले एग्ज़ाम्स में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा इसके लिए इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर आप यहाँ चेक कीजिए LHS में। तो LHS में क्या है, 0 है। ओके, दूसरी साइड चेक कीजिए आप। इसके लिए इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर कितना होगा, -1। इसके लिए कितना होगा, +1। और फिर इसके लिए कितना होगा, -1 इज इक्वल टू -1। नाउ 0 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो ये प्रोसेस अलाउड नहीं होगी, क्योंकि तीनों एक साथ फॉलो करने चाहिए। अगर मैं बाकी लेप्टॉन नंबर जस्ट क्योंकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, अलाउड नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बाकी नंबर भी चेक करके बता देता हूँ। तो LHS में अगर मैं म्यूऑन का चेक करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ओके, इज इक्वल टू 0 + 0 + 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई म्यूऑन या एंटी म्यूऑन या उसका कोई न्यूट्रिनो है नहीं, तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। और अगर मैं टाउ 1 जाऊँ तो टाउ 1 में जो यहाँ पर तो कोई टाउ 1 है नहीं और यहाँ पर भी कोई टाउ 1 है नहीं, तो टाउ 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये दो नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये प्रोसेस नॉट अलाउड, दिस प्रोसेस विल नॉट बी अलाउड। अगर मैं एग्जाम्पल 2 पे जाऊँ, सपोज करो कोई पाइऑन है, वो एक म्यूऑन प्लस म्यूऑन के न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो और उसके एंटी न्यूट्रिनो में डिके हो जा रहा है। तो सबसे पहले वही करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, इसके लिए 0, म्यूऑन के लिए भी 0 और +1 और एंटी म्यूऑन के लिए -1। ओके, तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड। तो हम अगले लेप्टॉन पे चले जाएंगे, अगले लेप्टॉन नंबर पे। तो फिर म्यूऑन का चेक करते हैं। तो यहाँ पे म्यूऑन कोई है नहीं, यहाँ पे इसके लिए क्योंकि ये एंटी म्यूऑन है तो -1 आएगा, और ये म्यूऑन का न्यूट्रिनो है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, और ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो है, तो 0 इज इक्वल टू 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम टाउ 1 पे जाएँ तो यहाँ कोई टाउ 1 है नहीं और यहाँ पे भी कोई नहीं है। ओके, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो सिंस ऑल 3 आर सेटिस्फाइंग, तो ये प्रोसेस जो होगी वो होगी अलाउड होगी थ्रू वीक डिके। ओके, थ्रू वीक के थ्रू। तो लेप्टॉन नंबर मस्ट ऑलवेज बी सेपरेटली कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे लेप्टॉन्स के लिए बारे में जितना बताना था वो मैंने अभी के लिए बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, जो हमारा सेकंड पार्ट था, जो मैंने बताया था हेड्रॉन्स। तो हेड्रॉन्स मैंने बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेरियॉन्स और एक होता है मीसॉन्स। बेरियॉन जो थे वो फर्मियॉन थे और मीसॉन्स जो है वो बोसॉन्स है। ओके, सो इनकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। सो ऑलवेज पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन
फिर से वही ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स कि अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो हमें दिखेंगे ही दिखेंगे, बट क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो है ये वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग तीनों में दिखते हैं। तो अगर हमें कोई हेड्रॉन दिख गया है तो मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो उसमें हेड्रॉन होगा ही होगा, बट कोई वीक और ईएम है तो उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस ऑलवेज का मतलब ये है। अगर यहाँ पे ऑनली होता तब होता कि वो सिर्फ क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स में है, बट अभी ऐसा नहीं है, ये ऑलवेज यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, सेकंड, ये क्वार्क से मिलके बनते हैं, मेड अप ऑफ क्वार्क्स। थर्ड प्रॉपर्टी, क्वार्क्स, इनके पास फ्रैक्शनल चार्ज होता है। पिछले डायग्राम में भी मैंने बताया था ना कि +2/3 और -1/3, और फिर एंटी क्वार्क्स के पास -2/3 और +1/3, तो फ्रैक्शनल चार्ज था। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस मीन्स कि क्वार्क कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हमेशा ये पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, 2 या 3 के पेयर में। तो वो कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है अभी तक के लिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में हेड्रॉन्स के बारे में और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। तो अभी के लिए आप सब इतना करिए कि जितना भी मैंने बताया उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फिर जैसे ही मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजी होगा वो सब समझने में। और फिर जब लास्ट लेक्चर में मैं एक समरी टाइप में जैसे ही बताऊंगा, एक शॉर्ट लेक्चर दूंगा एक समरी टाइप में, तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का उसको बहुत ईजीली कर पाएंगे। सो ओके, थैंक यू।